Hello everyone, this is Sakshi Mishra. Today I am here to discuss with you all what is apoptosis. If you know already what is apoptosis, then it's a well and good. And if you don't, then let's try to understand what is this. So apoptosis के समझने से पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में समझते हैं. Just give me a minute. Okay. सेल क्या होता है कि यह एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. हमारा जो एक ऑर्गेनिज़म है, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, एक कोई भी इंडिविजुअल है, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है? सेल से. और वो सेल जो होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं, पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज़म है, या तो उसकी ग्रोथिंग होती है, ग्रोथ होता है उसमें, या फिर उसमें डिवीज़न होता है या फिर ग्रोथ होता है. अगर हमें ग्रोथ को डिफ़ाइन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम बोलेंगे इंक्रीज़ इन द साइज़. अगर कोई भी चीज़ है ना, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन इट इज़ अ ग्रोथ. एंड कोई भी चीज़ है, अगर वो नंबर में बढ़ रही है, नंबर में उसका इंक्रीज़मेंट हो रहा है, तो उसका मीनिंग हो गया क्या? कि वो डिवीज़न कर रही है. तो कोई भी सेल क्या है, एक सेल होता है, वो दो सेल में डिवाइड करता है बाय द पाथवे फॉलो करके. वो इट कैन बी माइटोसिस और मियोसिस. और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है. तो ये तो रही बात सेल की. अब सेल जब जैसे कि हम अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारा बर्थ होता है, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे जा कर के डाई कर जाते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज़म होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है, वो पहले उसका बर्थ होता है, फिर वो कुछ अपना लाइफ प्रोसेस करता है, अपने डेवलपमेंट करता है, उसके बाद ग्रोथ करता है, दैट मीन ओल्ड होता है, और उसके बाद वो डाई कर जाता है. सिमिलरली ऐसा ही बिल्कुल होता है सेल के पास. सेल भी यही कुछ फॉलो करता है, ऐसा ही कुछ. तो सेल में क्या होता है कि पहले सेल बर्थ करता है, और उसके बाद बर्थ करने के बाद वो अपना जिस फंक्शन के लिए जो सेल बना हुआ होता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके बाद वो डाई करता है. तो हम सेल बायोलॉजी में या फिर बायोलॉजी में बेसिकली जब कोई भी सेल डाई करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. तो ये जो एपोप्टोसिस है ना, वो उसका मीनिंग होता है सेल डेथ. सेल डेथ इसका मीनिंग होता है. और सबसे पहले जो एपोप्टोसिस था ना, 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपोप्टोसिस का वर्ड था, या फिर एपोप्टोसिस का मीनिंग सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नेम था कार्ल वोग्ट. इन्होंने इसका प्रिंसिपल दिया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एपोप्टोसिस के बारे में. अब डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि हमने बताया, एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है सेल डेथ, सेल का डेथ होना. अब देखते हैं एपोप्टोसिस, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं. यहाँ पे पीसीडी का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब कोई भी सेल है ना, वो प्रोग्राम फॉलो कर रही है. प्रोग्राम मतलब कोई भी इवेंट फॉलो कर रही है, सेल के अंदर इवेंट फॉलो कर रही है, ठीक है. अंडर इवेंट्स वो क्या कर रही है? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल क्या हो रही है? डेथ कर रही है, ठीक है. उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम तरीके से सेल का डेथ. अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एपोप्टोसिस और पीसीडी इज़ अ मोड ऑफ सेल डेथ
अकर्स अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सेल्यूलर सुसाइड। एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है, सेल का डेथ या फिर इवेंट को फॉलो करने के बाद जो सेल की डेथ होती है ना, सेल की डेथ होती है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में पाई जाती है, जिसको हम सेल्यूलर सुसाइड भी बोल सकते हैं। दैट मीन कोई भी सेल है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अपनी फंक्शनैलिटी गेन करने के बाद वो क्या हो रही है, वो डाई कर जा रही है। सेकेंड, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न दैट इज़ एब्सेंस ऑफ पीसीडी, रिजल्ट यहाँ पे कैंसर। अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न मतलब सेल का डिवीज़न अनकंट्रोल्ड तरीके से, मतलब कंटिन्यूसली अगर सेल का डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सेल की डेथ क्या है, सेल की डेथ नहीं हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो रहा है, इवेंट को फॉलो नहीं कर रहा है और कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करता जा रहा है, तो इसका रिज़ल्ट होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर सेल क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से वहाँ पे सेल का डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, वहाँ पे वो मेटास्टैसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूमर का फॉर्मेशन भी हो जाता है और फिर एक हम पर्टिकुलर टाइम पे बोल देते हैं कि कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमने बेसिक्स डिस्कस किया कि एपोप्टोसिस की मीनिंग क्या होती है, एपोप्टोसिस का क्या एपोप्टोसिस क्या फॉलो करता है, कि कैंसर होता है या फिर क्या नहीं फॉलो करता है, कौन सा पाथवे, तो कैंसर नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे पहले एक मिनट, अच्छा हैंगिंग, ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम इंसर्ट किया है, एपोप्टोसिस दैट मीन प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल था, बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सेल था। ये क्या हुआ, अभी इसने अपनी फंक्शनैलिटी गेन कर ली है, जो भी जिस काम के लिए ये सेल ने बर्थ लिया था वो काम उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये सेल अब क्या हुई, श्रिंक हुई, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ और मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हुई। ब्लेबिंग मतलब बल्जिंग, लाइक ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, क्योंकि अब उसको डेथ करना है। ब्लेबिंग हुई, फिर न्यूक्लियर कोलैप्स, उसका जो न्यूक्लियस था ना वो कोलैप्स हुआ। ठीक है, कंटिन्यूड ब्लेबिंग, और ब्लेबिंग चलती रही क्योंकि अब उसको फ्रैगमेंट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एपोप्टोटिक बॉडी के फॉर्मेशन, एक मिनट, एपोप्टोटिक बॉडी के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे सेल ने क्या हुआ, सेल लाइसिस हो गई। लाइसिस मतलब अब सेल क्या हुआ, डिसअपीयर हो गया, डिजेनरेट हो गया, या कह सकते हैं कि सेल की डेथ हो गई, सेल हमारा अब डेथ हो गया, दैट मीन एपोप्टोसिस हो गया। तो ये एक बेसिक क्लियरेंस था अबाउट द एपोप्टोसिस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एपोप्टोटिक जीन्स। एपोप्टोटिक जीन्स क्या होते हैं, एपोप्टोटिक जीन्स, हम एपोप्टोटिक जीन्स के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म हो रही है ना, कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जीन्स के ही थ्रू परफॉर्म होगा। कोई भी चीज़ अगर परफॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो एपोप्टोसिस करवाते हैं ना, जो सेल का डेथ करवाते हैं, वो डिफरेंट जीन्स करवाते हैं। बिकॉज ऑफ अगर जीन्स नहीं होंगे तो उनको एक पर्टिकुलर एक तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाएगा और वो एपोप्टोसिस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जीन्स जो हैं यहाँ पे नीडेड होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स और एक होता है प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स मतलब जो एपोप्टोसिस को क्या करे, एपोप्टोसिस को रोक दे, अपोज़ करे। ठीक है, अपोज़ करे, ये इनहिबिट करे, ये जो साइन होता है ये बेसिकली इनहिबिटर का साइन होता है। तो एपोप्टोटिक जीन्स जो होते हैं मतलब एपोप्टोसिस नहीं होने दे, और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जो कि एपोप्टोसिस को क्या करे, प्रमोट करें। ठीक है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करें, उनको बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। तो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स
के नेम होते हैं, जैसे एंटी एपोप्टोटिक जीन्स में आया BCL2, BCLXL, BCLW, BCLXS, MCL1 एंड बैग। ये सभी एंटी एपोप्टोटिक जीन हैं। दैट मीन ये एपोप्टोसिस को नहीं होने देंगे, मतलब सेल की डेथ नहीं होने देंगे। और क्या होगा, जब सेल की डेथ नहीं होगी तो अनकंट्रोल्ड क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करेगा। अनकंट्रोल्ड सेल जब डिवाइड करेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, कैंसर सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेल अब कैंसर सेल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंटी एपोप्टोटिक जीन। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स दैट मीन जो एपोप्टोसिस करवाएंगे, मतलब सेल की डेथ करवाएंगे। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर अपना टाइम ड्यूरेशन के बाद, अपनी फंक्शनैलिटी गेन करने के बाद, वो जो सारे जीन्स हैं वो एपोप्टोसिस को प्रमोट करवाएंगे और लास्ट में सेल की डेथ हो जाएगी। उनके प्रो एपोप्टोटिक जीन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक बैक्स, बिक, बैड, बिड, बीम, BCL10। ये सभी प्रो एपोप्टोटिक जीन हैं जो कि एपोप्टोसिस करवाते हैं। तो हमने एंटी एपोप्टोटिक जीन्स एंड प्रो एपोप्टोटिक जीन्स देख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज़, अब एपोप्टोसिस जो है ना वो पाथवे फॉलो करते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, तो वो कुछ ना कुछ वे फॉलो करता है उसको गेन करने के लिए, उसके फंक्शन को गेन करने के लिए। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक पर्टिकुलर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर गाइडेंस मिलता जाता है या हमें पता होता है इसके बाद हमें कौन सी चीज़ें करनी है, तो हम एक प्रॉपर वे में कर पाते हैं। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि एपोप्टोसिस जो होता है ना, वो 2-3 पाथवे फॉलो करता है। उस पाथवे के बाद उसको पता लगता है कि उस पाथवे के अकॉर्डिंग, वो पाथवे से पता होता है कि कौन कौन से सेल किस चीज़ के लिए परफॉर्मेंस देंगे, मीन्स उनका कैसे डाइजेशन होगा, वो कैसे डेथ करेंगे, एटेक्स्ट्रा। तो जो एपोप्टोसिस होता है ना, इसके पास 3 पाथवे फॉलो करते हैं। ये 3 पाथवे फॉलो करते हैं। पहला एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट पाथवे, या फिर इसी को नॉन लिगेंड रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं। अभी हम सारा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसको कैसे रीड करना है या कैसे समझना है। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसको कि लिगेंड रिसेप्टर मेडिएटेड पाथवे भी बोलते हैं। और थर्ड है परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे या फिर एपोप्टोसिस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट पाथवे क्या चीज़ होती है। तो देखते हैं क्या होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट दैट मीन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेडिएटेड प्रोग्राम्ड सेल डेथ पाथवे फॉलो करता है। इस पाथवे में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल रोल प्ले होगा यहाँ पे। तो जब माइटोकॉन्ड्रियल का रोल प्ले होगा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, उनका कंसेप्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी सेल था, उसमें क्या हुआ, उसमें DNA का डैमेज हुआ। ठीक है, अभी उस सेल को क्या कराना है, एपोप्टोसिस कराना है, मतलब उस सेल को डेथ करवाना है। अगर डैमेज DNA होगा और सेल उसको डेथ नहीं करवाएगा, तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा और वही जो एरर होंगे DNA में, वही चीज़ जाके हमारे वो इनहेरिट होंगे और अगले डिवीज़न में सेम कॉपी उसी की बनती चली जाएगी। जो एरर वाला जीन्स होगा वही मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिफरेंट जीन्स एरर वाले ही बनाता जाएगा। तो इसीलिए अगर एपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि अगर सेल ने देखा कि DNA का डैमेज हुआ है, यहाँ पे DNA का डैमेज हुआ है सेल के अंदर, तो क्या होगा, अभी क्या कराना है। अगर सेल
तो ये इनहिबिशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक जीन, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है वो उसको इनहिबिट कर देगा। मतलब एंटी एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं उन जीन को इनहिबिट करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे उन जीन को इनहिबिट तो क्या होगा कि एंटी एपोप्टोटिक जीन्स एपोप्टोसिस होने ही नहीं देंगे। इसीलिए इनहिबिशन करवाना एंटी एपोप्टोटिक जीन का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब एंटी एपोप्टोटिक जीन्स इनहिबिट हो जाते हैं तो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जो होते हैं ना, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जो कि लास्ट स्लाइड में था, बैक्स, बिग, बैड, बैम, ये सभी क्या है, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए प्रो एपोप्टोटिक के। प्रो एपोप्टोटिक के क्या हुए, फंक्शन परफॉर्म हो गए। अब क्या हुआ कि बैक्स क्रिएट्स अ पोर ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो बैक्स है जो कि प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करता है कि पोर को क्रिएट कर देता है। जब पोर क्रिएट होते हैं ना तो हमें पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होते हैं ना साइटोक्रोम सी फिल्ड होते हैं, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होते हैं। जब यहाँ पे ये बैक्स यहाँ पे पोर क्रिएट करता है तो साइटोक्रोम सी जो होते हैं वो रिलीज्ड हो जाते हैं, रिलीज़ हो गए साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी रिलीज़ हो गया। अब जब साइटोक्रोम सी रिलीज़ होता है सेल के अंदर, फिर उसके बाद एक एंजाइम होता है प्रोकैस्पेज 9। प्रोकैस्पेज 9, कैस्पेजेस क्या होते हैं ना, कैस्पेजेस ये प्रोकैस्पेजेस 9 ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। कैस्पेजेस जो होते हैं बेसिकली एक प्रोटीएजेस होते हैं। प्रोटीएजेस का मीनिंग जो कि एंजाइम को क्या करें, जो कि किसी भी प्रोटीन या एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि मतलब डाइजेस्ट करें, ठीक है, डाइजेशन में मदद करें। तो साइटोक्रोम सी के एक्टिवेट होने के बाद प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है। प्रोकैस्पेज 9 और साइटोक्रोम सी दोनों मिलकर के एपोप्टोसोम बनाते हैं। और एक चीज़ और होता है यहाँ पे APF1। APF1 भी एक एपोप्टोटिक जीन्स होता है, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स होता है। तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एपोप्टोसोम बनाते हैं। एपोप्टोसोम ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एपोप्टोसोम 3 चीज़ से मिलकर के बना होता है, APF1, प्रोकैस्पेज 9 एंड साइटोक्रोम सी। अब ये तीनों एपोप्टोसोम बनाने के बाद ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कैस्पेज 9 को। यहाँ पे प्रोकैस्पेज 9 ने कैस्पेज 9 को क्या किया, एक्टिवेट किया। एंड देन कैस्पेज 9 ने प्रोकैस्पेज 3 को एक्टिवेट किया। फिर प्रोकैस्पेज 3 ने कैस्पेज 3 को एक्टिवेट किया और फाइनली जाकर के कैस्पेज 3 ने क्या किया, एपोप्टोसिस करवा दिया। दैट मीन सेल की डेथ करवा दी इसने, सेल डेथ हो गई। अब वहाँ पे सेल को डेथ करवाया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेल था ना उसमें जो DNA के सीक्वेंसेस थे उसमें एरर था। जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था वो जीन उसने फॉलो कैरी नहीं किया था, ये हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और या कह सकते हैं कि उस सेल के पास नेक्रोसिस था, वो सेल नेक्रोटिक वे फॉलो कर रहा था, नेक्रोसिस फॉलो कर रहा था। दैट मीन नेक्रोसिस का मीनिंग होता है कि सेल इंजरी, ठीक है, सेल की इंजरी, उस सेल में इंजरी थी, डैमेज था, इसीलिए उसका एपोप्टोसिस कराया गया। और एपोप्टोसिस के लिए जो हमारा फिंगर है ना, फिंगर और टोज़ है, फिंगर एंड टोज़, कभी सोचा है वो क्यों सेपरेट होते हैं? फिंगर एंड टोज़ जो होते हैं सेपरेट क्यों होते हैं, डक के जैसे अटैच्ड क्यों नहीं होते? वो इनिशियली स्टेज में जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पे कुछ प्रोसेस चलते हैं, यही एपोप्टोसिस के प्रोसेस चलते हैं, जो कि जैसे हमारा वेब्ड लाइक फिंगर ही होता है इनिशियल स्टेज में जब हमारा एम्ब्रियो होता है। बट बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस हमारा फिंगर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। टोज़ जो होते हैं वो उनमें सेपरेशन देखा जाता है, ठीक है। डिजीज़ का फॉर्मेशन एपोप्टोसिस की वजह से ही होता है। बट फॉर एग्जांपल डक में क्या होता है, वेबिंग देखने को मिलती है। दैट मीन वहाँ पे एपोप्टोसिस की पाथवे नहीं चलती, इसीलिए उसमें वेब्ड फिंगर होते हैं। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो अगर म्यूटेशन केसेस में हम देख सकते हैं कि अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है तो हमारा फिंगर भी क्या होगा,
अटैच्ड होगा, वेब लाइक जैसे कि डक्ट्स में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अभी यहाँ पे हम फ़्लो चार्ट, ये मैंने बनाया है समझने के लिए फ़्लो चार्ट। देखते हैं इसके क्या है ये फ़्लो चार्ट, जो बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने ऊपर समझाया, वही चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई है। पहले क्या हुआ, डीएनए का डैमेज हुआ। जब डीएनए डैमेज हुआ ना, तो इन्होंने इनहिबिट कर दिया एपोप्टोटिक जीन को, एंटी एपोप्टोटिक जीन को बेसिकली, एंड देन एक्टिवेट कर दिया प्रो एपोप्टोटिक जीन को। फिर प्रो एपोप्टोटिक जीन्स लाइक बैक्स, फिर बैक्स ने क्या किया, क्रिएट किया पोर इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन पे पोर क्रिएट किया, फिर जिससे कि साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो गया और एक्टिवेशन हुआ प्रोकैस्पेज 9 का। देन कैस्पेज 9 एक्टिवेट हुआ। APF1 एक एंटी एपोप्टोटिक जीन नहीं है, ये भी एक प्रो एपोप्टोटिक जीन है। ये तीनों मिल करके एपोप्टोजोम बनाते हैं। एपोप्टोजोम बनने के बाद जो कैस्पेज 9 होता है वो प्रो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है, एंड कैस्पेज 3 एक्टिवेट होता है फाइनली। एंड देन न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है। जब न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन अब सेल की डेथ हो चुकी है, एपोप्टोसिस हो चुका है। ये था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये लिगेंड एंड रिसेप्टर बेस्ड होता है, लिगेंड या रिसेप्टर बेस्ड होता है। मीनिंग कोई भी लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो होता है ना, एक सिग्नल होता है जो कोई भी सेल दे सकता है, ठीक है। और किसी दूसरे सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर का मीनिंग क्या होता है, रिसेप्टर का मीनिंग होता है जो उस सिग्नल को क्या करे, कैरी करे और उसको या फिर रीड करे, और उसके बाद उसको कौन सा सिग्नल मतलब कौन सा फंक्शन करना है ना, वो परफॉर्म करे। तो लिगेंड और रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये है लिगेंड हमारा, जिसको कि सिग्नल बोलते हैं। लिगेंड और रिसेप्टर बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशनल उनका क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। वो कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, और उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंज करने के बाद जिस चीज़ के लिए उनको बनाया गया है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो फंक्शनैलिटी गेन करते हैं, और जाके सेल के अंदर जिस वर्क के लिए उनको डिज़ाइन किया गया है वो सिग्नल देते हैं वहाँ पे। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ना, वो लिगेंड रिसेप्टर बेस्ड ही होता है। पहले क्या होता है कि डेथ लिगेंड आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में। डेथ लिगेंड आते हैं मतलब जो सिग्नल लेके आते हैं, ठीक है। लिगेंड आएंगे, फिर वो उनका रिसेप्टर होता है यहाँ पे। ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उनकी दोनों की बाइंडिंग होती है, लिगेंड और रिसेप्टर की, जैसे कि कैस्पेजेस एक्टिवेट होता है। कैस्पेजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक it is the proteases which is responsible for the digestion, then after that activation of nuclease, proteases, and then finally the cell death, और फिर उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में भी बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है ना, वो लिगेंड रिसेप्टर बेस्ड पाथवे होता है, नॉन माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट पाथवे होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है, देन FADD फैस्ट एक्टिवेटिंग डेथ डोमेन, यह एक एरिया या डोमेन होता है, वो एक्टिवेट होता है। फिर डिस्क एक्टिवेट करते हैं, ये FADD एक्टिवेट होने के बाद डिस्क का एक्टिवेशन होता है। डिस्क मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड, और ये जो डिस्क है ना, वो बेसिकली GSK3 ग्लाइकोजिनाइसिल काइनेज 3 की वजह से ये एक्टिवेट हुआ। फिर डिस्क के एक्टिवेशन के बाद प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हुआ, फिर प्रोकैस्पेज 8 ने कैस्पेज 8 को एक्टिवेट किया, और प्रोकैस्पेज 3 एक्टिवेट हुआ, फिर कैस्पेज 3 एक्टिवेट हुआ, फिर उसने न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया, फिर न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक किया, और क्या हुआ, सेल की डेथ हो गई। दैट मीन एपोप्टोसिस हो गया। अभी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में 2 एंजाइम्स थे, और दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सा एंजाइम था, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में
इसमें कन्फ्यूज़न होता है एंजाइम को लर्न रखने में, इसीलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो होता है ना, इसमें कैस्पेज 9 का रोल होता है, प्रो कैस्पेज 9 का, और एक्सट्रिंसिक में प्रो कैस्पेज 8 का। 8 की स्पेलिंग जो होती है EIGHT होती है, तो हम ऐसे लर्न रख सकते हैं कि E फॉर एक्सट्रिंसिक, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड पाथवे क्या था। थर्ड था परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे। परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे था, ठीक है। परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे दैट मीन क्या होता है कि ये एपोप्टोसिस जो होता है ना, ये टी सेल और बी सेल, टी सेल एंड बी सेल से रिलेट करता है। टी सेल बी सेल दैट मीन बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो ये इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। टी सेल बी सेल क्या होते हैं, ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी हमें इंजरी होती है, तो ये दोनों सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने रिसेप्टर को, लिगेंड को एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद इनकी बाइंडिंग होती है और इम्यूनिटी, जो कोई भी ऐसा बेसिकली हम समझ सकते हैं कि कोई भी अगर एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो ये दोनों सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल को रिकग्नाइज करते हैं, और उसके बाद ये दोनों एक्टिवेट होते हैं और उसको फैगोसाइटोज करते हैं या फिर उसको ऑटोफैगोसाइटोज करते हैं। फैगोसाइटोज दैट मीन उस सेल के ऊपर कवरिंग करेंगे और उस सेल को क्या करेंगे, उस सेल की डेथ करवा देंगे, मतलब उसको इनगल्फ कर लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। यही होता है मतलब दैट मीन फैगोसाइटोज। तो यहाँ पे में देखने को मिल रहा है परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे में कि कैसे एक टी सेल है, ठीक है, टी सेल के साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसके पास रिसेप्टर है और उसने MHC से बाइंड किया बी सेल के। उसके बाद बाइंड करने के बाद एक फॉरेन पार्टिकल आया, इंटरफेरॉन गामा, और उसने क्या किया, इसने साइटोटॉक्सिक टी सेल ने इसको रिकग्नाइज़ किया। फिर उसने क्या किया, परफॉरिन एंड ग्रेन एंजाइम को रिलीज़ किया। उसके बाद इस एंजाइम को रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ कि ये जो फॉरेन पार्टिकल आया था ना, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद दैट मीन उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ और उसकी डेथ करवाएगी, उसकी लाइसिस करवाई जाएगी अब। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, उस फॉरेन पार्टिकल को पकड़ करके एपोप्टोसिस उसका करवा दिया गया। दिस इज़ व्हाट परफॉरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे। तो यहाँ पे परफॉरिन जो होता है ना एंजाइम क्रिएट्स अ पोर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो परफॉरिन एंजाइम, दो एंजाइम है, एक परफॉरिन है, एक ग्रेन एंजाइम है। जो परफॉरिन है ना, ये पोर का क्रिएट करता है, ठीक है, और ग्रेन एंजाइम जो होता है ये डायरेक्टली DNA को क्या करता है, कट करता है DNA को, या फिर न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, ग्रेन एंजाइम जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप ए, टाइप बी, इनको भी डिवाइड किया गया है। जो टाइप ए होता है वो ब्रेक करता है न्यूक्लिक एसिड को। टाइप बी जो होते हैं ना, ये कैस्पेज 10 को एक्टिवेट करते हैं। जब कैस्पेजेस 10 एक्टिवेट होता है देन क्या होता है कि टी सेल क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है, बोथ एंजाइम, टी सेल रिलीज़ करती है दोनों एंजाइम को, दैट इज़ परफॉरिन ग्रेन एंजाइम, परफॉरिन एंड ग्रेन एंजाइम, ठीक है। और फिर क्या करेगा, पोर का क्रिएशन होगा और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे में हमने प्रोकैस्पेज 9 उसमें रोल प्ले कर रहा था। एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोकैस्पेज 8 हेल्प कर रहा था, और परफॉरिन ग्रेन एंजाइम में प्रोकैस्पेज 10 या कैस्पेज 10 जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे थे हमारे एपोप्टोसिस के बारे में। ये सभी सेल की डेथ करवाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सेल की डेथ होने के बाद एक नया सेल वापस से बनाया जाता है
और जैसे कि सेल का डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली सेल की डेथ इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़, थैंक यू. सो एक बार मैं स्क्रॉल अप कर देती हूँ जैसे आपको एपोप्टोसिस की स्लाइड्स दिख सके. दिस इज़, सो let's do a quick revision. Apoptosis, we have watched the what is apoptosis, and then apoptosis PCD, and then what was the apoptotic genes. And apoptosis has three pathways. First is intrinsic pathway or apoptosis, second is extrinsic pathway, third one was perforin grain enzyme pathway. And thank you for watching.